so welcome all of you in the new chapter of rotational motion. So आज से हम अपना पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं रोटेशनल मोशन का। कई बच्चों को डर लगता है ना इस चैप्टर से। देखो अभी मेरे साथ पढ़ना शुरू करोगे तो डेफिनेटली बता रही हूँ तुम यूं ही आराम से क्वेश्चन कर लिया करोगे, ठीक है। तो प्यार से बहुत ही आराम से हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। मेरे साथ साथ लिखते जाया करो, समझते जाया करो और लिखते जाया करो, ठीक है। तो चैप्टर को शुरू करेंगे विद अ मोटिवेशनल थॉट दैट you cannot cross the sea merely by standing and staring at the water। यानी कि अगर आपको कोई समुद्र क्रॉस करना है तो आप सिर्फ किनारे पे खड़े होकर सिर्फ पानी को देखते रहकर कभी भी समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो सिर्फ स्ट्रेटजीज देखकर, सिर्फ सोचते रहने से, सिर्फ सपने देखते रहने से कभी भी वो एग्जाम क्रैक नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा? डिसिप्लिन से बैठना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शन दूर करना पड़ेगा, सब चीजें छोड़नी पड़ेगी और इसी पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत समझदार बच्चे हो तुम, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम आगे का पार्ट। तो चैप्टर को जब शुरू करते हैं तो कुछ बेसिक सी डेफिनेशन समझते हैं कि रिजिड बॉडी। इन डेफिनेशंस को अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी है क्या? एनी बॉडी विच हैज द फिक्स शेप और साइज, ठीक है। तो कोई भी बॉडी, एनी बॉडी विच हैज फिक्स शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, ठीक है। देखो नोट्स में कुछ चीजें तो मैं ऐसे इसलिए लिखती हूँ ताकि तुम्हारा एक माइंड सेट बने। हम रोटेशनल मोशन पढ़ने जा रहे हैं तो हम रोटेशनल मोशन वाला अपना माहौल तो बनाए, इसलिए तुम नोट्स अगर बना रहे हो तो मैं नहीं चाहती उन नोट्स में तुम टाइम वेस्ट करो ज्यादा, तो मेन मेन चीजें लिखते जाओ, ठीक है। तो ये अभी नहीं लिखना है, जब लिखना होगा बताऊंगी मैं आगे। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी है, जैसे रिजिड बॉडी क्या बताया मैंने, जिसका शेप और साइज जो है वो फिक्स है। जैसे कि अगर मेरा ये फोन है तो इसका शेप और साइज क्या है? फिक्स है। जैसे ये इतना फ्लैट है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ऐसे करके ये सब जो चीजें इसके फिक्स है, चेंज तो हो नहीं जाएगा ना, ये ऐसा ही रहेगा। तो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी क्या होगा फिर? ये रिजिड बॉडी हो गई। अब इसका मोशन कैसे कैसे हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम ट्रांसलेशन मोशन करवा दें। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? ट्रांसलेशन मोशन तुमने पढ़ा है। ट्रांसलेशन मोशन क्या कहते हैं? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर क्या होता है? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अगर हमारा मोशन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये तो क्या है हमारा ट्रांसलेशन मोशन है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने अभी फोन लिया था तो इसका ट्रांसलेशन मोशन कैसे करा सकती हूँ कि मैं इस तरह से मूव करा रही हूँ, ठीक है। अभी अपने हाथ पे करा रही हूँ मोशन, तो अगर मैं टेबल पे रख दूं और फिर टेबल पे मैं इसको इस तरह से सीधे चलाऊं तो ये क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि रोटेशन मोशन भी हो सकता है। रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन ऐसे करके क्या होता है कि मूविंग ऑफ एनी बॉडी अलोंग द एनी एक्सिस, यानी कि मोशन अराउंड एनी एक्सिस, मोशन अराउंड एन एक्सिस, एक एक्सिस के अराउंड जो मोशन होगा तो हम क्या कहेंगे कि रोटेशन मोशन हो रहा है। फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन, तो हम क्या समझे कि भाई रोटेशनल मोशन क्या था कि मोशन ऑफ बॉडी अलोंग एंड अराउंड एन एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस होगी उसके अराउंड मोशन होगा। जैसे कि अगर तुम ये देखो, मैं इस फोन को ऐसे ऐसे करके चला रही हूँ, यूं चला रही हूँ, तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है ऐसे करके। अभी मैं इसको यहाँ पकड़ लूं और इसको यहाँ पकड़ लूं और फिर ऐसे ऐसे करके घुमाऊं, तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये एक रोटेशनल मोशन हो रहा है। और किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है? तो यानी कि एक एक्सिस वो एक्सिस के अबाउट हो रहा है जो जो एक्सिस इस पॉइंट से लेके ऐसे, अगर ऐसे एक एक्सिस मानू मैं, ये वाली एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो चलो इसका फिगर बना के देखते हैं हमसे। फिर जैसे मैंने कहा कि ये एक्सिस और हमारा ये, मैंने जो अपने हाथ में भी फोन पकड़ा हुआ था, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट ही इसका क्या हो रहा था? ये रोटेशन। तो भाई हमारी ये चीज क्या हो गई? ये हो गई एक्सिस और ये रोटेट कर रहा है तो ये रोटेशन मोशन। तो रोटेशन हमेशा किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट होता है। तुम किसी भी चीज को घुमा के देख लो तो हमेशा कोई एक्सिस होगी, उसके चारों तरफ तुम घुमा रहे होगे, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा रोटेशन मोशन चैप्टर के अंदर एंटर करते हैं।
अब एक टर्म आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुमने सुना तो होगा, नाम तो सुना ही होगा तुमने, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पहली बात हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम्हें याद हो जब हम पहले ट्रांसलेशन मोशन पढ़ते थे, यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन, तो फोर्स इक्वल्स टू ऐसे लिखते थे एम ए, ठीक है। तो ये क्या होता था? फोर्स है अपना, और ये क्या है? मास है, और ये क्या है? एक्सेलरेशन है। तो मैं तुमसे हमेशा क्या कहती थी कि कोई बॉडी है जिसके पास मास m है, उसके ऊपर अगर तुम फोर्स लगाओगे तो डेफिनेटली उसके पास क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा। यही मैंने समझाया था, ठीक है। तो अब हमारे पास, हम वहां पे कोई बॉडी होती थी तो उसके मास को कंसीडर करते थे, फोर्स और एक्सेलरेशन को पढ़ने के लिए हम मास को कंसीडर करते थे। लेकिन जो रोल ट्रांसलेशन मोशन में मास का हुआ करता है, F इक्वल्स टू एम ए, या फिर कोई भी फॉर्मूले, और भी जो फॉर्मूले हैं, यानी कि अगर ट्रांसलेशन मोशन में जो रोल मास का होता है वो रोल रोटेशन मोशन में कौन निभाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जैसे कि जब बच्चे घर पे होते हैं तो उनकी देखभाल करने का जिम्मेदारी कौन संभालता है? मम्मी पापा। और जब बच्चे कॉलेज में आ जाते हैं जैसे कि, तब उनकी देखभाल की जिम्मेदारी, केयर की जिम्मेदारी उनके जोन के जो सीनियर्स होते हैं वो बनाते हैं, निभाते हैं। इसीलिए पता है मेडिकल कॉलेज में अगर कोई तुम्हारा सीनियर है जो तुम्हारी सिटी से है, तो उन्हें ऐसे बोलते हैं कि ये हमारे जोन मदर है, ये जोन फादर है, मतलब क्षेत्र पिता, क्षेत्र माता, ऐसे करके। तो ये वर्ड्स होते हैं। चलो आगे आते हैं। तो मोशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट्स रोल, इट्स रोल इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल motion is same as the role of mass in translation motion, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन या फिर कुछ भी लिख दो, ट्रांसलेटरी मोशन, सीधी लाइन के अलॉन्ग जो मोशन होगा। ये मास हमारा स्केलर क्वांटिटी होता था, ये भी हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम अगला क्या देखेंगे? अब हम अगला ये समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना सीखेंगे, पॉइंट मास का क्या होता है। तो आज की क्लास में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छे से निकालना सीख जाओगे, ठीक है। तो कोई पॉइंट मास है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये एक पॉइंट मास है, ठीक है, एम मास है इसका, ये है। तो ये पॉइंट मास जो है वो कोई एक्सिस है, ये मान ली मैंने एक्सिस। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब यूज करते हैं? जब रोटेशन हो रहा हो, रोटेशनल मोशन होगा, तब मास की जगह पे हम टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब रोटेशन हो रहा होगा, रोटेशन हो रहा होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एक्सिस होगी जिसके चारों तरफ बॉडी घूमेगी, तो इसीलिए मैंने एक्सिस बनाई है, ठीक है ना। तो क्यों एक्सिस बनाइए? इसीलिए बनाइए कि भाई रोटेशनल मोशन एक्सिस के अराउंड ही होगा, रोटेशनल मोशन होगा तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो अब ये जो बॉडी है वो इस एक्सिस के चारों तरफ क्या कर रही है? घूम रही है, ठीक है। इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है। तो जब ये घूम रही है तो इसने एक सर्कल सा बना लिया और इस सर्कल की है रेडियस आर। तो हम क्या कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास m अलोंग दिस एक्सिस, ये टर्म प्रॉपरली यूज किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m, ठीक है, ऑफ मास m अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। अगर इस एक्सिस का कोई नाम होता 1 2 3 तो वो एक्सिस का नाम लिख देते, लेकिन ये समझना है कि हम बोलते कैसे हैं। कि अगर अगर तुम ये निकाल रहे हो कि भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास, इतना ये टर्म भी पूरा नहीं है, आगे क्या लिखना चाहिए? अलोंग द एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट ही होगा। तो क्या होगा वो? I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो तुम ये वाली चीज इस पेज पे जो भी मैंने लिखा है इसको तो सारा नोट करना है, ठीक है। ये वाला ना भी करो तो एटलीस्ट ये तो कर लेना, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास यहां से तो जरूर नोट कर लेना, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास समझ लिया। उसके बाद हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि अब हमारे पास एक पार्टिकल नहीं है, अब हमारे पास कई सारे पार्टिकल्स हैं। तो कई सारे पार्टिकल्स हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके केस में पढ़ते हैं? रोटेशनल मोशन के केस में पढ़ते हैं। और रोटेशनल मोशन होगा तो ऑब्वियसली कोई एक्सिस जरूर होगी, तो मैं एक्सिस ड्रॉ कर लू ना। तो अगर मैं एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली तो बात है ही नहीं,
क्योंकि भाई मोशन तो हो गई। अब हमारे पास क्या बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये रहा एक m1 मास का पार्टिकल है, एक यहाँ पर ये रहा ये m2 मास का पार्टिकल है, ये m3 मास का पार्टिकल है। तीन पार्टिकल्स मैंने ऐसे शो कर दिए और ये m1 मास का पार्टिकल इस तरह से छोटा सा सर्कल बना के इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। ये m2 मास का पार्टिकल ये देखो इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, ये वाली एक्सिस पे। और ये m3 मास का पार्टिकल जो है वो इस तरह से घूम रहा है। तो ये मैंने सबकी एक्सिस बना दी। देखो ये एक्सिस हो गई और ये इनका क्या है पाथ, ये एक्सिस और ये पाथ, ठीक है ना। तो दिस इज एक्सिस और दिस इज पाथ, जिस पाथ पर ये घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक अपने समझने के लिए है। दिस इज द रेडियस r1, इसकी रेडियस है r2, इसकी रेडियस है r3। तो सबकी अलग अलग रेडियस है। तो अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी थी। तो हम क्या करेंगे कि सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे और सादा सिंपल तरीके से जोड़ देंगे। अब ये भी तो एक पार्टिकल है ना, पॉइंट मास है, पॉइंट मास है जो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसका क्या होगा m1 r1 स्क्वायर, इस वाले का दूसरे वाले का क्या होगा m2 r2 स्क्वायर, प्लस तीसरे वाले का क्या होगा m3 r3 का स्क्वायर। ये सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए मैंने क्या किया सिंपली ऐड कर दिया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, है ना। वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं जो हम वेक्टर्स का ध्यान रखते, सिंपल ऐड कर दो, 3 4 5 है तो 3 + 4 + 5 ऐसे ऐड कर देते हैं, वैसे ही ऐड करना है, ठीक है। ओके, तो ये इतनी सी बात तो हमारी बहुत सिंपल थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या है, वही अभी अभी मैंने बताया, जैसे मेरा फोन समझ लो तुम, ये क्या है एक रिजिड बॉडी है। तो तब से मैं इसे कैसे घुमा रही थी, ऐसे करके तुम्हें घुमा के दिखा रही थी, है ना। अभी मैं मान लो कि मैं ऐसे ही फोन पकड़ा हुआ है और इसके सेंटर से एक इमेजिनरी, मैंने कहा कि ये इसके सेंटर से एक एक्सेस जा रही है। जैसे कभी कभी ऐसा नहीं किया तुम लोगों ने कि फोन ऐसे रखा और हम लोग टेबल पे होते हैं और यूं करके घुमा देते हैं। जैसे अभी मेरे हाथ पे तो घूम नहीं पा रहा, लेकिन देखो मैं अभी तुम्हें करके दिखाऊं, ऐसे करके इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ। अब तुम देखना, है ना, ये अभी दिख रहा होगा, है ना, ये रखा हुआ है। अब मैं इसको ऐसे करके घुमा दूं, ये घुमा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक्सिस है जो यहाँ सेंटर से पास हो रही है ना, और फिर ये ऐसे करके ये यूं घुमा, ठीक है ना। तो ये क्या है एक रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन हो गया, ठीक है। चलो अब तुम मुझे देखो, मुझे देखो, इसको नहीं देखना है क्योंकि मुझे नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे, ठीक है। चलो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी देखेंगे। तो हमने अब ऐसे ही एक रिजिड बॉडी ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने ये ऐसे रिजिड बॉडी ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो इसमें से एक एक्सिस बनाऊंगी, तो ये एक्सिस ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, मतलब बॉडी ऐसे है तो एक्सिस ऐसे जा रही है ये, ठीक है, ऐसे जा रही है एक्सिस, तो इस तरह से जा रही है, इसीलिए ऊपर से दिखाई दे रही है, इतना पोर्शन में दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ऐसे केस में हम मान लेते हैं कि भाई अगर इस पूरी बॉडी का मास कैपिटल एम है, ठीक है, तो मैंने इसका छोटा सा पार्ट मान लिया। तो छोटा सा पार्ट है तो इस छोटे से पार्ट का मास क्या हो गया स्मॉल एम और डी एम करके, ठीक है, डी मतलब स्मॉल के लिए यूज किया है डिफरेंशिएशन वाला। फिर उसके बाद इसकी कितनी डिस्टेंस है एक्सिस से, इसकी एक्सिस से डिस्टेंस है लेट्स से कि आर, आर इसकी एक्सिस से डिस्टेंस है। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ करता था मास इनटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो मास क्या है डी एम, फिर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब क्या ये डी एम जो है वो डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये मास जो है वो बहुत छोटा मास लिया है और इंटीग्रेशन लगा के हम ये शो करना चाहते हैं कि फिर हम पूरे बॉडी का मास कंसीडर कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो जब हमारे पास ये रिजिड बॉडी है ना, कोई प्रॉपर शेप साइज प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, जैसे सर्कल डिस्क वगैरह होती है तो एक उनकी फिक्स शेप होती है, और मैं ऐसे ही कोई रैंडम सी शेप का कोई ले लिया, फिक्स्ड शेप तो है, जैसे कोई पत्थर ले लो उसकी फिक्स्ड शेप तो है, लेकिन कोई एक प्रॉपर शेप नहीं है ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे स्क्वायर क्यूब ये जो होती है ना। तो हमने क्या किया छोटा सा मास लिया डीएम और फिर उधर से लेके हमने क्या कर दिया इसको इंटीग्रेट। तो जनरली तुम्हें ऐसे भी लिखा हुआ दिख सकता है कि इंटीग्रेशन आर स्क्वायर पहले, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन में
डी के पीछे आर नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ये वाले फॉर्म में हमने लिख दिया। अच्छा, अब आती है बात रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है। तो जैसे कि फिर से हम वही बात करते हैं कि पहले मैंने क्या किया, एक्सिस ड्रॉ की और मेरे पास कोई एक मास था, ये कैपिटल एम, ठीक है। और ये जो मास था ये रोटेट कर रहा है, यानी कि रोटेशनल मोशन कर रहा है अराउंड दी एक्सिस, और मैं इसका पाथ बना रही हूँ, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक, अब ये इसकी रेडियस है, ठीक है। ये इसकी रेडियस है। तुम नॉर्मली तुम क्या करते थे, तुम इस तरह से लेते थे आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। लेकिन क्या होता है, अभी तुम आगे देखोगे कि एक्सेस जैसे ही बदलती हैं, जैसे ही एक्सेस बदलती हैं वैसे ही क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलता है, ठीक है। रेडियस बदलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे होते हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं कि हमें रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालना है। तो तुम सिंपल सी चीज देखो, तुमसे कहीं पे भी रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, कुछ नहीं पूछने वाला, तुमसे बस ये पूछेगा कि बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बता दो। तो तुमने क्या करना है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें दिया है तो रेडियस ऑफ गायरेशन करने के लिए एम के स्क्वायर का के इक्वल कर दो उसे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी इक्वल टू आई अपॉन एम और इस पर अंडर रूट, ठीक है। तो बस इतनी बात ध्यान रखनी है रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा उसको एम के स्क्वायर के इक्वल करो, के क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। और क्या ये क्यों है क्या है कुछ मत याद रखो, ठीक है। उतना याद रखो जितने तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 3 पॉइंट मासेस हैं m1 m2 m3 आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A. Determine the moment of inertia of the system about an axis along the altitude of the triangle passing through the mass m1. समझ में आया किसी को? देखो इसका मतलब ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस पे यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, मतलब वर्टिसेस पे मास रखे हुए हैं। फिर से हिंदी कर देती हूँ, 3 पॉइंट मासेस हैं m1 m2 m3, ठीक है। वो लोकेटेड हैं कहां पर, एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पर, जिसके ऑफ साइड ए, जो ट्रायंगल जो है वो उसकी साइड क्या है ए। तीनों साइड इक्वल क्यों है, क्योंकि लिखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है हमें सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का अबाउट एन एक्सिस। देखो कहा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, हमेशा मैंने इसलिए पहले ही बोला था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m अबाउट एन एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट में निकाला जाता है, तो यही प्रॉपर टर्म है। तो अबाउट एन एक्सिस अलोंग द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल पासिंग थ्रू द m1, इसका मतलब ये है कि अगर ये m1 मास है, ये m2 मास है और ये m3 मास है, तो हमारी जो एक्सिस है वो ऐसे करके पास हो रही है, ठीक है। ये एक्सिस यहाँ से पास हो रही है और इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं I1 निकालती हूँ पहले। I1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m1 अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिखूंगी मैं आगे से, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1 अलोंग एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या है हमारा I1, दैट इज इक्वल्स टू m1 मास रखोगे, m1 मास रखोगे और फिर r1 क्या होगी डिस्टेंस, I1 इक्वल्स टू m1 मास रखोगे, फिर r1 करोगे, r1 का स्क्वायर। r1 क्या होनी चाहिए, r1 इस मास की इस एक्सिस से डिस्टेंस, जैसे अभी मैंने आगे तुम्हें जब ये बताया था मास और इसकी ये रेडियस, रेडियस का मतलब क्या है, इस मास और इस एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इस मास और इस एक्सिस के बीच की डिस्टेंस बताना क्या है, 0। तो क्या आ जाएगा m1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो I1 तो हमारा 0 हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे I2 को, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m2 अलोंग एक्सिस, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि ये पूरी डिस्टेंस कितनी है a, इतनी कितनी होगी a/2, और ये वाली कितनी होगी a/2, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m2, अब ये देखो यही चीज मेरी R2 बन जाएगी और ये चीज इसकी R3 बन जाएगी, ठीक है। R3 यहां से यहां तक समझ रहे हो ना बात को। R3 क्या हो जाएगी M3 से एक्सेस तक की डिस्टेंस, R2 क्या हो जाएगी M2 से एक्सेस तक की डिस्टेंस। तो R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू M2, 3 पॉइंट मासेस है, चलो ठीक है।
तो m2 और r2 क्या है, a/2, तो a²/4 हो गया। समझ गए, या फिर ऐसे लिख देती हूँ, चलो a/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा m2a²/4। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं I3 की। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m3 अलोंग एक्सिस। ठीक है, फिर क्या होगा, I3 विल बी m3 r3 का स्क्वायर, और r3 हमारा कितना है, अगेन r3 इज a/2। ठीक है, a/2 का स्क्वायर, तो मैं क्या लिख दूंगी m3a²/4। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हमारे पास नेट, अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगी तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का, यानी कि सभी मासेस का, क्या लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो 0 प्लस m2a²/4 प्लस m3a²/4। अगर इन्होंने ये कहा होता कि ये सारे मासेस जो है वो सेम है, तो हम क्या करते, ये दोनों भी सेम सेम रख देते। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से अगर एक्सिस पर ही मास रखा हुआ है तो क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ये मास क्या है, एक्सिस पे ही रखा था, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एज मास m1 इज प्लेस्ड ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि अ व्हील ऑफ मास 8 kg हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक व्हील है, पहिया, जिसका मास है 8 kg, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 0.8 किलोग्राम मीटर पर, सॉरी 0.8, 0.5, क्या ही पढ़ रही हूँ मैं, 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अच्छा हाँ, मैंने तुम्हें यूनिट वाली बात नहीं बताई यहाँ पे, ये बता दूं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, तुमने यहाँ से देखा कि यहाँ पे तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या मिल रहा है, मास, तो मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, और आर यानी कि डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के लिए क्या लेते हैं, मीटर, उसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको दिया हुआ है कितना, 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और मास दिया हुआ है 8 kg। अब आप हमें रेडियस ऑफ गायरेशन बता दो। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम्हें क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा, और तो तुम बस I इक्वल्स टू m के स्क्वायर याद रखो बस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कभी यही चीज रहेगा, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिखोगे तो हमेशा m के स्क्वायर ही लिखना है। लेकिन अगर और बॉडीज का अभी हम निकालना सीखेंगे कि जैसे रॉड का, स्क्वायर का, अलग अलग चीजों का सीखेंगे, तो फॉर्मूला रेडियस जो होती है, नॉर्मल रेडियस, आर वाली रेडियस, उसके टर्म्स में चेंज होता है। यहाँ पे 1/3 आ जाता है वगैरह वगैरह, ऐसे अपॉन में आने लगता है, वो चीज चेंज होती है, अभी आगे पता चल जाएगा। ठीक है, आगे पता चल जाएगा तभी बताऊंगी, कंफ्यूज नहीं कर रही मैं तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें रेडियस ऑफ गायरेशन आए तो तुम्हें बस इतना बात ध्यान रखनी है, m के स्क्वायर बस। ठीक है, तो I इक्वल्स टू 0.5 इक्वल्स टू मास क्या है 8 के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 0.5 है, तो 0.5 को 1/2 लिख लू, 8 नीचे आ गया, ये हो गया 8 दूनी 16, तो के इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/4, यानी कि 0.25। ठीक, किलोग्राम, सॉरी नॉट किलोग्राम, अब देखो इसका क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, अपॉन में किलोग्राम आ जाएगा, ये मास नीचे आ गया, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे तुम्हें एक चीज पता नहीं चल रही कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज नॉट द डिस्टेंस, की हम उसको डायमेंशनली वो आर के इक्वल नहीं है, इसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो, नहीं एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलत बताया, मीटर ही होगी ना, मीटर स्क्वायर नहीं होगी, ये वाली बात जो अभी मैंने बोली थी दैट इज नॉट द करेक्ट। अभी बस यही करना है, के इज इक्वल्स टू 1/4 करेंगे तो ऑब्वियसली मीटर ही आएगा। अभी तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन और रेडियस में डिफरेंस है ना। अब देखो तुम ये क्वेश्चन, इससे थोड़ा समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर समझते हो, सॉलिड सिलेंडर जैसे कि
ये ऐसे मैंने लिया और इस तरह से हमने इसको सिलेंडर बना दिया, ठीक है, बट ये सॉलिड है, अंदर तक पूरा भरा पड़ा है, भरा पड़ा है ये अंदर तक, ठीक है ना। अब इसकी रेडियस है r और इसका मास है m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दे रखा है एम आर स्क्वायर बाई टू अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी कौन सी होगी, ये वाली, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे सिलेंडर नहीं होता गैस के सिलेंडर, तो उन्हें तुम किस एक्सिस के अबाउट घुमाते हो, तुम अगर जमीन पर डाल दो ऐसे लिटा के, तो फिर वो जिस एक्सिस के अबाउट घूमता है तो इसी एक्सिस के अबाउट तो घूमता है, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। अब तुम देखो ये फॉर्मूला जो कि आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, ये अब क्या आ रहा है एम आर स्क्वायर बाई टू, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में अगर इसको यूज करूंगी तो मैं आई इक्वल टू हमेशा फॉर्मूला मेरा एम के स्क्वायर ही रहेगा। मैं ये बताना चाह रही थी तुम्हें, मतलब अभी तुमने पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था, तब तुमने एम आर स्क्वायर याद कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह एम आर स्क्वायर लगता रहेगा। रेडियस जब भी आ रहा होगा इनर्शिया वाले फॉर्मूले में, तो हो सकता है कई बार ये इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यूज भी आए, लेकिन जब रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ोगे तब नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, एम के स्क्वायर ये हो गया मेरा, तो आई इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन रूट टू। तो दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये दो थ्योरम पढ़ेंगे अभी हम यहाँ पर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और कई बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन रहता है बहुत सारा, बट आज की बात में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे मान लो कि ये मैंने एक रिजिड बॉडी बना दी, ठीक है, ये रिजिड बॉडी बना दी। अब रिजिड बॉडी बनाई है तो भाई इसका सेंटर ऑफ मास होगा, मैंने कहा कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, देखो मैंने बिल्कुल मिड में नहीं रखा है पॉइंट, है ना। मैंने रिजिड बॉडी, इसकी कोई प्रॉपर शेप तो है नहीं, मतलब कोई ज्योमेट्रिकल शेप तो नहीं है ना, तो ऐसी रफ टफ सी शेप है इसकी, तो इस साइड की तरफ मास ज्यादा है तो मैंने इधर इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एक एक्सिस है, जो एक्सिस इधर से गुजर रही है, अच्छा इस टोटल रिजिड बॉडी का मास जो है वो m है, ठीक है, और एक एक्सिस है जो इधर से गुजर रही है, जो सेंटर ऑफ मास से भी नहीं गुजर रही, ये था सेंटर ऑफ मास, इससे भी नहीं गुजर रही है। तो मुझे इस वाली एक्सिस से क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, इस वाली एक्सिस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो क्या मैं पता कर सकती हूँ, नहीं, ऐसे नहीं कर सकती। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पहले उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है। तो मान लेते हैं जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी है, ठीक है। तो पहली बात, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज क्यों करते हैं, अगर कोई भी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है उसके अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाती हूँ, ठीक है। और और दूसरा क्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलो मैं इस बात को लिख देती हूँ कि व्हेन एनी एक्सिस नॉट पासिंग by center of mass, then its moment of inertia is calculated by this theorem, calculated by this theorem। लेकिन इस थ्योरम की कंडीशन क्या है कि भाई इसके लिए फॉर इट आपको क्या चाहिए पड़ेगा, आपको चाहिए पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। फॉर इट, फॉर दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the axis, along the axis, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पड़ेगा जो पास कर रही है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। और तीसरी कंडीशन क्या है, ये जो पॉइंट्स लिख रही हूं ना मैं, ये पॉइंट्स अपने आप में एक असर्शन रीजन बन सकते हैं, ये पॉइंट्स अपने आप में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी तुम कितना थ्योरेटिकल पार्ट समझ सकते हो, सोच सकते हो, वो सारी चीजें मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो
हम इस एक्सेस थ्योरम को कब यूज करेंगे, जब भी कोई भी एक्सेस है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रही और मुझे उस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मुझे पैरेलल एक्सिस का दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। दूसरी चीज क्या चाहिए कि ये दोनों एक्सिस ये दोनों एक्सिस क्या होने चाहिए, दोनों पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये हमारी क्या होगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग पाएगी। ठीक है, सो मेन कंडीशन, अदर कंडीशन क्या होगी, बोथ द एक्सिस शुड बी पैरेलल। तो अगर इनमें से तुम ये सोच रहे हो कि जैसे कि मैंने ये दोनों एक ही प्लेन में बनाई है, अब तुम एक बात समझो, ये फोन है मेरा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो मैंने इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ से निकाल दी ये एक्सिस, तो मैंने ये कैसे बनाई है, इस फोन के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी अगर कोई और एक्सिस हो जो यहाँ से गुजर रही है ऐसे करके, ये मेरी उंगली है, ये वाली एक्सिस है, ये इसके सेंटर ऑफ मास से तो गुजर नहीं रही, मुझे इसके अलोंग चाहिए सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलोंग, तो मैं निकाल सकती हूँ, हाँ कैसे निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये जो एक्सिस है ये मेरी जिसके अलोंग मुझे पता करना है उससे पैरेलल है, तो मैं यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर जिसके अलोंग मुझे चाहिए अगर वो एक्सिस ऐसे हो जाए और सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रही है वो वाली एक्सिस देखो कैसे है, दोनों पैरेलल है क्या, नहीं है, तो तब ये थ्योरम नहीं लगेगी। ठीक है, अभी करके भी दिखाऊंगी मैं काफी सारे सॉल्व करके। तो हम कैसे यूज करेंगे, मुझे चाहिए आई, दैट विल बी इक्वल्स टू आई सी एम प्लस मास ऑफ द बॉडी, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी कुछ, मान लेते हैं कि एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, एम एक्स स्क्वायर, बस इसी को याद रखना है, इसको ध्यान रखना है, और ये कंडीशंस ध्यान रखनी है कि जिस एक्सेस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो एक्सेस पैरेलल होनी चाहिए उस एक्सेस के जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। ठीक है, ठीक, और इन दोनों एक्सेस में से ऑब्वियसली एक सेंटर ऑफ मास से तो गुजरने वाली चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि जैसे कि माना कि ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इस रिजिड बॉडी में मैंने कहा कि एक एक्सिस है जो कि इस तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग है। परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम का मतलब ये है कि तीन एक्सिस चाहिए इसके लिए। ठीक है, एक एक्सिस है मेरी एक्स एक्सिस के अलोंग, एक एक्सिस है मेरी वाई एक्सिस के अलोंग, और तीसरी एक्सिस है हमारी जेड एक्सिस के अलोंग। तो अगर, तो ऑब्वियसली देखो इसके अलोंग मैंने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, इसके अलोंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बाई, और इसके अलोंग है आई जेड। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है, इसके कंडीशन ये है कि आई जेड जो मैंने ऐसे दिखाई है वो एक्चुअली होगी कैसे, फिर से वही बात कि मैंने अगर ये प्लेन लिया तो आई एक्स कैसे होगा, इस तरह से, आई वाई कैसे होगा, ऐसे, ठीक है, और आई जेड कैसे होगा, ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन। तो आई जेड जो एक्सेस, अगर मुझे आई जेड का चाहिए तो आई जेड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड जो प्लेन में होंगी। ठीक है, अब एग्जैक्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है हमारी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना, लेमिना का मतलब हो गया कि कोई पतली शीट टाइप की होती है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जैसे कि आई जेड वाली है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द sum of sum of moment of inertia along the axis, along the axis in the same plane, in the plane of lamina, and they are mutually perpendicular, and they are mutually perpendicular। ठीक है, ये परपेंडिकुलर,
इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मैंने क्या लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट एन एक्सिस, इस ये लैमिना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड अराउंड अबाउट एन एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो परपेंडिकुलर कौन सी है, आई जेड, तो आई जेड विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगी, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस इन द प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन में कौन सी है, आई एक्स और आई वाई प्लेन में है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट, सेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट। तो ये सभी जो है एक्सिस, ये सारी तीनों एक्सिस क्या होनी चाहिए, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ये कंडीशन है, तो आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने बेसिकली हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने ये समझा कि जो एक्सिस परपेंडिकुलर है तुम्हारे प्लेन के जिस तरह से, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा किसके, उन दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर जो एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के और वो प्लेन में है, ठीक है। और ये टोटल तीन एक्सिस हो गई, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तीनों एक्सिस क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए एक ही पॉइंट पर, ठीक है। तो दिस इज द मोमेंट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ ली। अब हम उन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चंस के फॉर्म में ही हम इसको समझेंगे, जैसे कि क्वेश्चंस कर रहे हो उसी तरीके से हम इसको करते जाएंगे कि क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिफरेंट डिफरेंट रिजिड बॉडीज का। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिंग के बारे में। तो रिंग तो समझते हो ना क्या होता है, मम्मी की चूड़ी होती है वैसी वही है रिंग, ठीक है। तो रिंग अंगूठी भी होती है, पर एक बैंगल भी एक रिंग जैसी है, ठीक है। तो ये उसका, अब एक बात बताओ, जो बैंगल होती है, चूड़ियां होती हैं, उनका सारा मास कहाँ होता है, उनकी एजेस में ही तो है सारा मास, ठीक है। तो उनकी एजेस में ही है, तो ये मास एम हो गया और इसकी रेडियस हो गई है आर, ठीक, ओके। तो यहाँ सेंटर में यहाँ पे कुछ नहीं है, ये खाली खाली है, ठीक है, ओके। तो अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, आई पासिंग बाय द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मतलब कोई एक एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो फिर मैं इसको ऐसे ही शो कर सकती हूँ, मैंने कहा आई है, समझ रहे हो, मतलब इस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तुम ये समझ लो कि अगर तुम ये कॉपी पे बना रहे हो तो तुम अपना पेन ऐसे रख लो, और जहां ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इस पे चलो सभी के सभी अपना पेन रखो ऐसे करके। तो पेन जैसे तुमने ये रख लिया तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जो तुम्हारा पेन है यही है वो एक्सिस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो आई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एम आर स्क्वायर। तो ये चीजें तुम्हें याद करनी है, ये तुम्हें क्या करनी है, याद करनी है। जहां पे याद करने का काम है वहां पे याद करना पड़ेगा, और जहां पे वैसा है समझने का वो समझ लेंगे, ठीक है। तो ये कैसे आया, अब तुम कहोगे ये तो बेटा तुम्हारा कहां से आया, ये आया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी किया गया है उससे आ गया, हमें आंसर याद रखना है बस, ठीक है। आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। फिर उसके बाद बात आती है आई डैश, ये एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, तो ये रहा सेंटर ऑफ मास का पैरेलल टू द प्लेन। पैरेलल टू द प्लेन कैसे हो सकती है, तो अगर तुमने ये रिंग अपनी कॉपी पे बनाई है तो अपना पेन लो और उस सेंटर ऑफ मास पे रख दो, मतलब इस सेंटर ऑफ मास पे रख दो और कॉपी में ही रखे रहने दो, कॉपी पे ऐसे लिटा के रख दो, तो कैसे बनेगी एक्सिस, ऐसे बन जाएगी ना एक्सिस, ऐसे ही तो तुमने पेन रख दिया होगा, ठीक है। तो दिस इस एक्सिस के अबाउट आई डैश। तो ऐसा कब हो सकता है कि कोई बैंगल है मेरे पास और वो मैं उसको उसकी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराऊं, मुझे इसके लिए तुम्हारे लिए बैंगल्स लेके आनी चाहिए थी। चलो अभी ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तो आई डैश हम कैसे करेंगे, आई डैश विल बी इक्वल्स टू, हमारा क्या होता है 1/2 एम आर स्क्वायर। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि आखिर आप 1/2 एम आर स्क्वायर ये कैसे आया, एनीवन जो मुझे ये बता दे इसमें कैसे निकाला हमने 1/2 एम आर स्क्वायर। तो जो मेरे को सही आंसर बताएगा कमेंट्स में कि हाउ आई डैश विल बी इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर, तो मैं उसका कमेंट भी पिन करूंगी और फिर बताऊंगी, तब मैं उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कमेंट्स में लिखूंगी, ठीक है। तो मुझे बताना है कि आई डैश 1/2 एम आर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि अभी अभी जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया है मैंने। हिंट दे देती हूँ, अभी ऊपर जो थ्योरम पढ़ाई है दो, उनमें से एक थ्योरम लगेगी इसमें, उसी से एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि आई डबल डैश क्या, आई डबल डैश जो एक्सिस है पासिंग बाय द एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि
वो जो एक्सेस है वो कहां से पास कर रही है, वो यहां से पास कर रही है एज से, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो मतलब तुम अपना पेन उस किनारी पे रख लो और ऐसे करके परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये मैंने कहा कि ये आई डबल डैश है। तो अब तुम अगर देखो तो ये वाली आई डबल डैश वाली, जो आई डबल डैश जिस एक्सिस के अबाउट है, ये वाली एक्सिस इस आई वाली एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ये दोनों ऐसे परपेंडिकुलर है ना, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, पैरेलल है। एक कंडीशन हो गई पूरी। दूसरी, इन दोनों में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, तो यानी कि मैं आई डबल डैश पता करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकती हूँ। तो आई डबल डैश कैसे पता करेंगे? आई डबल डैश इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो है हमारा वो, तो हम क्या लिखेंगे, आईसीएम प्लस एम एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला था मेरा। तो आईसीएम यानी कि सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो एक्सिस है और वो इसके पैरेलल होनी चाहिए। आई डबल डैश भी आउट ऑफ द प्लेन है, आई भी आउट ऑफ द प्लेन है, तो इसका क्या है, एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर प्लस मास ऑफ द रिंग, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्या होता था, इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस जो कि क्या है, आर, तो यहाँ पे आर ही लिख देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2mr स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें तुम अपने हाथ से करके जरूर देखना, ये मत सोचना कि अरे यार मुझे लिखना पड़ रहा है या कुछ। ये चीज तुम जितना अपने हाथ से कर लोगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा फ्लो में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आई ट्रिपल डैश जो है पासिंग थ्रू द एज एंड पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन यानी कि एक्सेस कैसी हो जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी, ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन, ये हो गई। तो इस एक्सिस के अबाउट मैंने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ट्रिपल डैश, ठीक है। तो अब तुम देखो ये आई ट्रिपल डैश जो है किसके पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस अगर थ्योरम, मुझे आई ट्रिपल डैश पता करना है, ठीक है। तो मैं ये सोच रही हूँ क्या ये यहाँ पे मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकती हूँ। तो देखती हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए क्या चाहिए मुझे, एक ऐसी एक्सिस चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से गुजरती हो और इसी के पैरेलल। तो इसके पैरेलल कोई एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, यस मिल गई ना, कौन सी मिली है, आई डैश, तो मिल गई। तो फिर हम इसके लिए लगाओ तुम जरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या करोगे, आई ट्रिपल डैश इक्वल्स टू वही आई सी एम, पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ मैं, एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। आईसीएम कौन सा यूज करोगे, आई डैश वाला, प्लस एम एक्स स्क्वायर ही कर देते हैं अभी। आई डैश का फॉर्मूला क्या निकला था, 1/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है, 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम एक्स क्या होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ऑब्वियसली इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, अभी भी आर ही तो है, तो हम एक्स की जगह पे क्या करेंगे, आर, हमेशा आर नहीं होती है एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी आएंगे और चीजें तो पता चल जाएगा। तो आई डबल ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो क्या हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से हमें निकालना है, सबका निकालना, बैठना मत बिल्कुल कि हाँ बैठ रहे, बैठ के देख रहे हैं आराम से। अब देखो, अब बात आती है डिस्क की, क्या है ये डिस्क, डिस्क का मतलब समझते हो, जैसे प्लेट होती है हमारी, रिंग क्या है, सारा मास एज पे और अंदर सारा खाली है, लेकिन डिस्क में क्या होता है, यहाँ ये सारा मास है, जैसे प्लेट वगैरह होती है ना वो, और प्लेट ऐसी प्लेट नहीं जो साइड से उठ रही है, प्लेन प्लेन सीधी प्लेट, ठीक, ओके। तो ये इसका मास m है और रेडियस r है, तो कोई एक्सिस जो कि इसके सेंटर से गुजर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इसको मैंने कह दिया i। तो मैंने कहा i क्या है, एक्सिस क्या है, पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, पासिंग लिखूंगा ना, passing by center of mass, passing by center of mass and perpendicular to plane, passing by center of mass and perpendicular to the plane, perpendicular to the plane मतलब यू रख दो अपना पेन, पॉइंट पे रख दो, इस पॉइंट पे रख दो पेन अपना। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इज 1/2 एम आर स्क्वायर, ये तुम्हें याद करना है, इसके पीछे कोई थ्योरम नहीं है, ठीक है, ओके। अब अगली एक्सिस लेते हैं कि ऐसी एक्सिस जो कि प्लेन में ही है, पर मतलब जो कि पर सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है बट अलोंग द प्लेन है, द सेम प्लेन, तो ये आई डैश मैंने ले लिया, आई डैश, तो पासिंग बाय सेंटर ऑफ मास, पासिंग बाय सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू प्लेन, प्लेन में ही है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर,
ठीक है, एम आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा अच्छा, इनके साथ के साथ रेडियस ऑफ गायरेशन भी लिखते जाए, है ना। चलो, इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी, यहाँ पे अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना हो तो मुझे क्या करेंगे, के को फाइंड करना है अगर, तो मैं क्या करूंगी कि एम आर स्क्वायर को मैं किसके इक्वल रख दूंगी, एम के स्क्वायर। ठीक है, इससे मुझे क्या होगा, के इज इक्वल टू आर मिल जाएगा। तो दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या रहेगा इस केस में, इस वाली एक्सिस के अबाउट रिंग के केस में के इक्वल टू आर ही रहेगा। इस वाले केस में क्या आ जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब मुझे यहाँ पे फिर से के पता करना है। तो मैं क्या करूंगी, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 एम आर स्क्वायर, इसको किसके इक्वल रख दूंगी, एम के स्क्वायर। तो मैं पता है ये सब में मैं एक क्वेश्चन ही कर रही हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन रूट टू। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, आर अपॉन रूट टू। क्लियर है। अच्छा, इस वाले केस में रेडियस ऑफ गायरेशन अगर पूछी जाए तो इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन, तो हम क्या करेंगे, 2 mr² को किसके इक्वल रख देंगे, एम के स्क्वायर के। तो इस तरह से के इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, √2r। ठीक है, तो सबका साथ के साथ हम रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालते जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं इसके केस में करूं तो इसमें फाइंड करना है मुझे अगर, तो क्या करूंगी मैं, 3/2 mr² इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, है ना। तो के इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा r√3/2। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में अगर तुम्हें लग रहा हो कि क्या कर रही हूं मैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन अपनी साइड से अपने आप करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एम से एम कट रहा है, हर बार एम से एम कटता जाता है, फिर उसके बाद तो के का स्क्वायर हटाना होता है। फिर हम डिस्क की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर डिस्क के लिए के की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो दैट इज 1/2 mr² इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, तो फिर अगेन के इज इक्वल टू आर अपॉन रूट टू। दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऐसे क्वेश्चन ये पूछता है कि आर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू। तो ये भी आगे मैं बताऊंगी तुम्हें, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे बताओ चलो इसका के क्या होगा, इसका के क्या होगा, 1/4 mr² इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा r/2। ठीक है, के इज इक्वल टू r/2। ओके, चलो अभी अगर मैं कहूं कि कोई एक्सिस है इसके इधर एज से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मैंने कहा कि ये आई डबल डैश है। ठीक है, तो आई डबल डैश, तो हमने कहा आई डबल डैश हमारी कैसी है, पासिंग बाय द एज, पासिंग बाय एज एंड passing by edge and perpendicular to the plane, perpendicular to plane। ठीक है, तो आई डबल डैश को निकालने के लिए मैं कौन सी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करना चाहती हूँ, तो मैं कौन सी एक्सिस यूज करूं इस आई डबल डैश के लिए, कौन सी यूज करूं, आई डैश वाली यूज कर लूं क्या। आई डबल डैश क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे करके पेन रख दो तू, है ना। और आई डैश क्या है, यू करके प्लेन में ही लेटी हुई। तो ये तो पैरेलल नहीं है, भले ही आई डैश जो है वो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है लेकिन फिर भी प्लेन में नहीं है। तो हम क्या, सॉरी, प्लेन में है, सेंटर ऑफ मास से भी गुजर रही है, पर इस आई डबल डैश वाली के परपेंडिकुलर है, वो पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल कौन सी होगी, आई वाली। ठीक है, आई वाली, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास वाली कौन सी यूज करेंगे, ये आई 1/2 mr²। तो फॉर्मूला हम ऐसे लगाते हैं ना, ICM प्लस mx²। तो ICM कौन सा वाला लेंगे, आई वाला, आई प्लस mx²। तो आई इक्वल्स टू 1/2 mr² वाले यूज कर रहे हैं, x की वैल्यू r² ही है, x की वैल्यू r है। ठीक है, तो ये 3/2 mr²। ठीक है, तो आई डबल डैश इज इक्वल टू हो गया 3/2 mr²। अच्छा, अब के की वैल्यू पता करनी है, तो के फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, के इज इक्वल टू, के की वैल्यू तुम्हें पता करनी है। ठीक है, 3/2
एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस के इज इक्वल टू हो गया आर अंडर रूट 3/2। सबका के निकाल निकाल के देख लो, आता है, जरूरत पड़ती है निकालने के लिए, ठीक है ना, सबका कर करके देख लेना चाहिए। ऐसे ही आई ट्रिपल डैश की बात करें, ये एक्सेस जो कि किससे पास कर रही है, आई ट्रिपल डैश मैंने कहा एक्सेस है जो कि एज से ही पास कर रही है, लेकिन कैसी है, अलोंग द प्लेन है, तो आई ट्रिपल डैश ये रही, ठीक है, पासिंग बाई एज, पासिंग बाई एज, ठीक है, पासिंग बाई एज एंड पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन, ठीक है, तो पैरेलल टू द प्लेन है, तो हम क्या करेंगे इसमें, आप देखो, इसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर लगाते हैं तो हमें कौन सी एक्सिस का यूज करेंगे इसको पता करने के लिए, इस आई डैश को, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आई डैश, हाँ, अब क्या करोगे, आई ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम के स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर सॉरी, इक्वल्स टू आई सी एम कौन सा वाला रखोगे, आई डैश वाला, प्लस एम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ सॉरी 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है, तो आई ट्रिपल डैश विल बी इक्वल्स टू 5/4 एम आर स्क्वायर। तो मतलब सारी पॉसिबिलिटी वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकलवाए दे रही हूँ, तो मैं किसी भी क्वेश्चन में जितनी पॉसिबल मैक्सिमम एक्सेस पूछ सकता है ना, सारे सबका काम हो जा रहा है, इसलिए ये मत सोचो कि मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ, ये थ्योरी नहीं है, ये क्वेश्चन ही है, ठीक है, इन्हीं एक्सेस के बाद अबाउट पूछा जाता है। के इज इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब ये है कि अगर ऐसे बोल दिया जाए कि कोई एक्सिस है जो कि एज से पास कर रही है, पैरेलल टू द प्लेन है, उसके के की वैल्यू क्या होगी बताओ, तो तुम यही सब तो करना पड़ेगा तुम्हें, यही तो कैलकुलेशन बनेगी तुम्हारी, तो 5/4 एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, इसका मतलब के की वैल्यू आ जाती है, के की वैल्यू आ जाती है आर अंडर रूट 5/2, ठीक है, √5/2, के की वैल्यू भी हमने साथ के साथ निकालते जा रहे हैं हम, तो जितने मैंने अभी निकलवाए रिंग और डिस्क का मैंने ये निकलवा दिया है, ये सब तुम खुद से करके देखोगे, ये समझ लो कि ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और उनके आंसर है, ठीक है, ये सब करोगे, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म रॉड का है आगे, और भी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इस लेक्चर को हम लेंथ नहीं करेंगे, ठीक है, एक लेक्चर को मैं 1 आवर से ऊपर करना बहुत ही रेयरली करती हूँ, 1 आवर से ऊपर, ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन जितना इसमें पढ़ाया है उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जो निकलवाए हैं वो सब खुद से दोबारा निकालोगे, ठीक है, और पॉइंट मासेस के बेसिस पर जो भी पॉइंट मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एनी एक्सिस वगैरह जो भी, वो तुम खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तब तक मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे देती हूँ, यहीं पे कहीं लिख देती हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है और इसकी साइड ए है, ए ए, और इस पर मासेस रखे हुए हैं यहाँ पर m1, यहाँ पे मास रखा हुआ है m2, और यहाँ मास रखा है m3, और यहाँ मास रखा है m4, ठीक है, ओके क्लियर, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस, कौन सी एक्सिस के अबाउट पता करना है पता है, देखो अभी बताते हैं तुम्हें, एक तो एक्सिस ये वाली एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट पता करना है, अगर मैं कहूंगी इसका नाम है A1, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस A1 पता करना है, और दूसरा क्या पता करना है तुम्हें, इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस A2, तो टेल मी द आंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the axis A1
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस A2। ये तुम मुझे आंसर्स कमेंट्स में बताओगे, ठीक है? क्लियर है? तो ये तुम्हारा आज का होमवर्क है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया मैंने नहीं बनाया अभी अभी तुरंत तुरंत, बहुत अच्छे अपने अच्छे वाले दिमाग से बनाया मैंने। तो तुम अपने अच्छे वाले दिमाग से इसका आंसर करके बताना मुझे। दिस इज द चॉकलेट क्वेश्चन फॉर यू, है ना? बहुत सारे ऐसे चॉकलेट क्वेश्चन मिलते हैं ना कोचिंग वगैरह में। मतलब मैं तो, मुझे क्या कोचिंग वगैरह का वो है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाती हूँ जैसे बड़ी बहन अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाती है वैसे पढ़ाती हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है? तो चलो जाओ क्वेश्चन सॉल्व करो, और जितना आज पढ़ा है उतना ढंग से पेन चला लेना, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर। और लाइक वाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जो भी करना होता है, सब्सक्राइब वगैरह, ठीक है? चलो बाय।